हाय गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आई होप आप सब रिवीजन वीडियोस देखते जा रहे हो। साथ साथ हम सारा मटेरियल लाइक योर नोट्स, चार्ट्स, क्वेश्चन बैंक वी आर अपलोडिंग इट साइमल्टेनियसली ऑन द फ्री रिसोर्सेज एकेजी की वेबसाइट पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको ये भी कुछ में कोई क्वेरीज हो, यू कैन आस्क मी। एंड अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज ऑल्सो, आप लोगों को कुछ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प चाहिए, टाइम टेबल, स्केड्यूलिंग, एनी हेल्प यू नीड, यू कैन ऐड इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो और कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी। आई विल ट्राई एंड क्लियर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। ओके, सो मेरे को काफी ज्यादा क्वेरीज आ रहे थे कि सिक्योरिटी एनालिसिस की थ्योरी नहीं कवर्ड है उस वीडियो पे। सो हियर आई एम विद द थ्योरी ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। सो व्हाट इज एग्जैक्टली सिक्योरिटी एनालिसिस? सिक्योरिटी एनालिसिस में क्या होता है? सिक्योरिटी एनालिसिस इज बेसिकली, आप कोई भी सिक्योरिटी को बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू दैट आप उसको एनालाइज करके इन्वेस्ट करते हो। आप एनालिसिस में क्या करोगे कि मेरा रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है। अगर मैं इस सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, व्हाट विल बी माय रिस्क एंड रिटर्न फॉर दिस सिक्योरिटी, देन ओनली आई विल इन्वेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू सी? सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। ओके, उसके बाद दिस हेल्प्स एन इन्वेस्टर टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द कंपनी, सारी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड डाटा, अकॉर्डिंगली ही कैन मेक अ परचेज। जब प्राइस का कोई सिक्योरिटी है जिसका आज प्राइस 100 रुपीज है, बट एज पर द एनालिसिस वो होना चाहिए 250 रुपीज, तो वो अंडर वैल्यूड है, तो एक इन्वेस्टर क्या करेगा? बाय कर लेगा। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, एस्टिमेटेड वैल्यू, दैट इज 250। और आज की डेट में जो वैल्यू एक्चुअली दिख रही है आपकी शेयर प्राइस की, वो है 100। तो आप ऑब्वियसली बाय करोगे बिकॉज यू नो इन फ्यूचर ये बढ़ेगी। ओके, सो सिक्योरिटी एनालिसिस में बेसिकली यहाँ क्या होता है? दो अप्रोच होती है। फर्स्टली इट इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड नेक्स्ट इज टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस? मैं एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले फंडामेंटल एनालिसिस का देती हूँ, फिर आगे अपन टेक्निकल पे चलेंगे। जो आपका ये होता है ना फंडामेंटल्स, जैसे हम देखते हैं ना, हमें कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, देयर आर पीपल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करते हैं? फंडामेंटल स्टडी करते हैं। फंडामेंटल्स किसी कंपनी के स्टडी करते हैं। फंडामेंटल स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ता है? सो फर्स्टली ऑन मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, जो आपका इकोनॉमिक एनालिसिस होता है, सबसे पहले आप मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे देखते हो कि कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पर्टिकुलर स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। आफ्टर लुकिंग एट मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, यू गो इंडस्ट्री एनालिसिस पे, इंडस्ट्री लेवल पे। एंड आफ्टर इंडस्ट्री चेक करने के बाद आप कंपनी लेवल पे जाते हो। मैं इसको कैसे इजी करूं? वेट अ मिनट। सबसे पहले एक आपका बड़ा सेट बनेगा, दिस इज योर इकोनॉमिक एनालिसिस, दैट इज मैक्रो लेवल, जो हम 12th में पढ़ते थे ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स, वैसा वाला। फिर आपका आता है इंडस्ट्री, आप देखोगे। एंड नेक्स्ट आप जो देखोगे दैट इज योर कंपनी। ओके, सो ना ये हायरार्की चलती है, पहले आप इकोनॉमिक, फिर इंडस्ट्री, फिर कंपनी। अब होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, स्टील इंडस्ट्री इंडिया में बहुत प्रॉस्पर कर रही है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है, मतलब बहुत प्रॉस्पर कर रही है। इंडस्ट्री लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, बट कंपनी लेवल पे टाटा स्टील के प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। वाई सो? बिकॉज चीपर इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, सो पीपल आर इंपोर्टिंग इट फ्रॉम चाइना और सम मे बी सम अदर कंट्री चीप रेट पे। तो इंडिया का जो स्टील का मार्केट है, इंडिया के जो स्टील कंजम्पशन है, वो गिरता जा रहा है। सो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया? इंडस्ट्री लेवल पे आप क्या देखते हो, कंपनी लेवल पे। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक एनालिसिस, दैट इज आवर मैक्रो लेवल, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस। नाउ वी विल सी स्टेप बाय स्टेप कि किसके क्या क्या टॉपिक्स है। सो फर्स्टली फंडामेंटल एनालिसिस क्या किस पे बेस्ड रहता है? कि जो आपके कंपनी के शेयर प्राइसेस है ना, मतलब शेयर प्राइसेस कैसे डिराइव होंगे, जो आपका फ्यूचर डिविडेंड है, ये हम आगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन पे देखेंगे। फिर क्या होता है? जब शेयर प्राइस, ये मैंने बताया था, इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू रहती है। ओके, अभी भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? एस्टिमेटेड जो वैल्यू होनी चाहिए। जो वैल्यू होनी चाहिए वो है 250, जो वैल्यू है वो 100 रुपीज है। सो आप क्या करोगे? कोई भी रैशनल बायर जो होगा वो बाय करेगा, एंड वाइस वर्सा यहाँ पे। सो फर्स्टली हमने तीन चीजें पढ़ी, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस। अब एक एक करके वील गो थ्रू। सबसे पहले जो आपका आता है इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है? मैक्रो लेवल पे, कंट्री लेवल पे देखता है। सो आप कंट्री का क्या देखोगे? नेशनल इनकम कितना है, मतलब जो आपका ग्रोथ रेट है ऑफ नेशनल इनकम का, यू विल सी दैट ग्रोथ रेट। आप इंडस्ट्रियल सेक्टर का देखोगे, इन्फ्लेशन एंड मॉनसून। अब क्या होता है? नेशनल इनकम आपको क्यों देखना है? नेशनल इनकम आपकी कंट्री का ग्रो कर रहा है, जीएनपी, जीडीपी आपका ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स आपके मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर आप इंडस्ट्री लेवल पे देखोगे, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या स्टेटस है।
उसके बाद इन्फ्लेशन। सी इन्फ्लेशन से क्या होता है, जैसे आपका डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लेशन। अगर प्राइस बहुत ज्यादा होगा, विल यू बी विलिंग टू बाय समथिंग? अगर ओवर प्राइस्ड होएगा या एक्सट्रीम, तो या तो आप कम क्वांटिटी कंज्यूम करोगे, या लिमिटेड, या आप बाय ही नहीं करोगे कोई ऐसी चीज विच इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर आपका आता है मॉनसून। मॉनसून इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। वाई? बिकॉज जो इंडिया है इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर मेजरली। आई गेस अराउंड 50 to 55% इट इज कि आपका जो है कंजम्पशन, जो भी आपकी क्रॉप्स का कंजम्पशन है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून। अगर बारिश नहीं होगी, कहते हैं ना हमारी फसल खराब हो गई है वो, तो मेनली बिकॉज मोर देन 50% आपकी जो एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून। सो मॉनसून प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो हाउ विल यू लर्न दिस? MI ग्रोथ। MI ग्रोथ क्या होता है? मॉनसून, इन्फ्लेशन और ग्रोथ में आपके दो आ गए, एक नेशनल इनकम, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, सो अब आप क्या देख रहे हो? फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनालिसिस, माय ग्रोथ, मॉनसून, इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। आर वी क्लियर? अब नेक्स्ट क्या आता है इसमें? टेक्निक्स आपकी आती है इकोनॉमिक एनालिसिस की। इकोनॉमिक एनालिसिस क्या था? मैक्रो लेवल वाला जो हम देख रहे हैं, जिसके अभी हमने फैक्टर्स देखे, अब उसकी टेक्निक्स। अच्छा सी, टेक्निक्स याद करने के लिए आप इसका क्या बनाओ? सबकी बे होती ही है बिफोर एनीवन एल्स, बिफोर एनीथिंग एल्स। तो जिसकी जो बे होती है, बे इज द टेक्निक ओवर हियर। सो फर्स्टली बैरोमीटर या इंडिकेटर अप्रोच, नेक्स्ट इज एंटिसिपेटरी सर्वे, एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। फर्स्टली, व्हाट इज एंटिसिपेटरी सर्वे? मतलब याद है, मतलब पहले के टाइम वो सर्वे फॉर्म लेके घर घर पे देखे जाते थे। फिर विद टेक्नोलॉजी आजकल तो इंस्टाग्राम में भी सर्वे होने लग गया है। पोल, आस्क अ क्वेश्चन, आप सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हो एक 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 अपने स्टोरीज पे, देन आप पोल लेते हो 4 ऑप्शंस के, 3 ऑप्शंस के, वॉट एवर इट इज। तो ये सर्वे होता है। बट सर्वे के ड्रॉबैक भी बहुत जनरल है कि सर्वे आपका गारंटी नहीं करता है कि आपका जो, जैसे मैं आइसक्रीम का बिजनेस कर रही हूँ, मैंने 100 स्टूडेंट से सर्वे करा है, सबने बोला व्हील बाय व्हील बाय व्हील बाय व्हील बाय। बट जब मैंने एक्चुअली आइसक्रीम लॉन्च करी, आउट ऑफ 100 5 लोगों ने खरीदा, जबकि 100 में से 100 ने करा था यस व्हील बाय। तो क्या हुआ? वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। ये है आपका एंटिसिपेटरी सर्वे और उसका एक ड्रॉबैक। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बैरोमीटर इंडिकेटर अप्रोच। ये अप्रोच क्या बोलती है कि जैसे लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट के, इससे आपको पता चल सकता है कि आपका इकोनॉमिकली क्या परफॉर्मेंस चल रहा है। जैसे लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होता है? ये आपका फ्यूचर आउटकम होता है। जैसे आपकी वॉल्यूम कितना कंज्यूम, आप कितना वॉल्यूम सेल कर रहे हो, तो आपका क्या है? फ्यूचर आउटकम बताएगा कि आपका लीडिंग इंडिकेटर क्या। और लैगिंग इंडिकेटर क्या बताता है? आपका पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में आपका कस्टमर कितना सेटिस्फाई हो पाया कि नहीं, या आपका कॉस्टिंग कितना जा रहा है प्रोडक्ट का, बहुत हाई कॉस्ट है तो मे बी इन फ्यूचर उतना सेल ना हो। एंड एक होता है रफली कोइंसिडेंटल इंडिकेटर। ये आप सिर्फ इनके नाम याद कर लेना। सबसे पहले तो मेजरली इतना डीप में आएगा नहीं, सबसे पहले आपसे पूछेगा तो टेक्निक्स आएगा इकोनॉमिक एनालिसिस की। सो टेक्निक्स क्या होगी? बैरोमीटर अप्रोच, एंटिसिपेटरी अप्रोच, एंड नेक्स्ट इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। तो बैरोमीटर अप्रोच में आप सिर्फ 3 नाम भी लिख दोगे ना, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर एंड रफली कोइंसिडेंटल इंडिकेटर, दैट विल बी मोर देन इनफ। एंटिसिपेटरी सर्वे बता दिया। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच मतलब ये अगेन आपका इकोनॉमिक्स वाली बात आ गई क्लास 12th की। पहले आप कैलकुलेट करो, मेजर करो ग्रॉस नेशनल इनकम, फोरकास्ट करो एक्सपेंस कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, गवर्नमेंट की परचेजेस, नेट एक्सपोर्ट, जो हम कैलकुलेट करते थे ना ग्रॉस नेशनल इनकम अपने 12th क्लास में, वो है। फोरकास्ट के बाद उनको ऐड कर दो और फिर कंपेयर करो किसी भी रैंडम या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से कि एक्चुअली क्या होना चाहिए। सो दिस इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। ओके, सो अभी हमने क्या देखा? इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस भी देखा, फैक्टर्स एंड टेक्निक्स। फैक्टर्स क्या थे? MI ग्रोथ, मॉनसून, इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। एंड आपने टेक्निक्स देखी। टेक्निक्स क्या है? बे इज बैरोमीटर अप्रोच, एंटिसिपेटरी सर्वे एंड इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। गुड टू गो। अब आता है आपका नेक्स्ट इंडस्ट्री एनालिसिस। व्हाट इज योर इंडस्ट्री एनालिसिस? आप इंडस्ट्री लेवल पे देखते हो, हमने क्या बताया था? आप गवर्नमेंट का इंडस्ट्री, पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड एटीट्यूड देखोगे गवर्नमेंट का, वो कुछ बैन कर रही है क्या, अलाउ कर रही है क्या, टैक्सेस लगा रही है। फॉर एग्जांपल आज मैं लाइक अज्यूम आई एम 18 years old, मैं एक बिजनेस कर रही हूँ आइसक्रीम का, मैंने साथ में अपने सारे छोटे भाई बहनों को लगा लिए जो है 15-15 साल के, 5-6 छोटी भाई बहन। सो एज पर लेबर लॉ इट इज नॉट अलाउड। सो ये गलत कर रही हूँ मैं। सो दिस इज नॉट अलाउड। सो एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट देखना पड़ेगा, क्या उनके लॉज रेगुलेशन है, वो बहुत क्रूशियल फैक्टर
फैक्टर है। फिर इंडस्ट्री का कंपटीशन, मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स देखने पड़ेंगे, अमूल, बास्किन रॉबिन, बेन एंड जेरीज, अलग अलग आइसक्रीम की कंपनीज इंडस्ट्री लेवल पे। कॉस्ट कंडीशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी देखना पड़ेगा। बैरियर्स टू एंट्री, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं विच यू नीड टू फॉलो। कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहां पे बहुत, जैसे स्मोकिंग इंडस्ट्री होगी, टबेको इंडस्ट्री होगी, सो यू नीड टू सी क्या, मतलब इतना इजी एंट्री नहीं होगा। दिस इज, ये इंडस्ट्री लेवल की बात हो रही है व्हेन यू एनालाइज द प्राइस। फिर आता है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होती है, एक आपका इनिशियल स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी और फिर डिक्लाइन, ऐसे आपका प्रॉफिट चार चलता था, याद है, ये भी हमने 12th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। फिर टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, आपको उस पर क्या, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी ना डायनामिक होती है, चेंज होती जाती है, यू नीड टू कोप अप विद द टेक्नोलॉजी। एंड डिमांड सप्लाई गैप, अब इसको याद कैसे करेंगे। एक्सेप्ट, attitude of government, competition in industry, cost and profitability, barriers to entry, product life cycle and technology, demand supply gap याद कर लेना। बट एग्जाम में 4 पॉइंट से ज्यादा नहीं पूछते हैं, यूजुअली 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। सो 4 से 5 पॉइंट्स इज मोर देन इनफ। सो एक्सेप्ट, रिपीट आफ्टर मी, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, सी से कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिशन इन इंडस्ट्री, बैरियर्स टू एंट्री, and next is your product life cycle, and T is your technology and research. Lastly, demand and supply gap. Okay, फिर नेक्स्ट आपका आता है टेक्निक्स आती है इन इंडस्ट्री एनालिसिस। एक होती है रिग्रेशन टेक्निक, जो एक वेरिएबल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये आपने देखा हुआ था। एक होता है इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इनपुट आउटपुट एनालिसिस में क्या होता है, आपका फ्लो देखा जाता है कि आपने इनपुट लेबर, मटेरियल या जो भी आपके इनपुट्स थे, एक एक स्टेप में आपका प्रोडक्ट बना और फाइनल कंजम्पशन तक आप जाते हो। सो ये क्या बोल रहा है, लेट्स रीड। Flow of goods and service, steps of production process from raw material through the final consumption. Okay, so इसकी दो टेक्निक्स है इंडस्ट्री एनालिसिस की, रेग्रेशन एंड इनपुट। नेक्स्ट आता है आपका कंपनी एनालिसिस। कंपनी एनालिसिस में मैं बहुत डीप में तो नहीं जाऊंगी, बट ये बेसिक जो आप कंपनी का क्या देखते हो, आप नेटवर्क देखते हो, सोर्सेज ऑफ फंड देखते हो, एंड यूजेस की सोर्स, मतलब मैंने कहाँ से सोर्स करा है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और कहाँ यूज करा है। पता चला मैं शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल रही हूँ, सो दिस इज नॉट करेक्ट। अब जैसे कई लोग थे जो बड़े बड़े लोन लेके भाग गए, इंडिया छोड़ के भाग गए, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन हियर, बट हुआ क्या, इवेंचुअली उनका यूज ऑफ फंड, सोर्स तो पता है यहाँ से आया है, यूज उनने कहाँ पैसा करा आपको नहीं पता, सो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। कंपनी एनालिसिस में आपको वो भी देखना पड़ता है। साइज एंड रैंकिंग क्या है, ग्रोथ रिकॉर्ड क्या है, फाइनेंशियली यू हैव टू एनालाइज रेशियोज के थ्रू, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, एफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसका क्या है, आपका मैनेजमेंट कैसा है। सो ये अलग अलग फैक्टर्स है, 4-5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इतना डिटेल में इसमें जाने की नीड नहीं है। फिर अब आता है टेक्निक्स जो आप यूज करते हो कंपनी एनालिसिस में। व्हाट इज टेक्निक, एक होती है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री हमने देखा हुआ है, एडवांस कैपिटल बजटिंग में भी है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आज एक शेयर का प्राइस है 100, कल वो बढ़ भी सकता है, गिर भी सकता है। 20% से बढ़ा तो ये हो जाएगा 120, 20% से गिरा तो ये हो जाएगा 80। सो ये डिसीजन ट्री, एक एक इसके नोड ओपन होते जाते हैं, ये हमने देखा था। फिर होता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, जो भी आपके प्राइसेस होते हैं ना शेयर्स के, वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो करते हैं, इसका ये मतलब है। सो दिस इज ट्रेंड एनालिसिस। एंड लास्ट इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जो फॉर्मूलाज, बीटा एंड ऑल कैलकुलेशंस हमने देखे हैं। फिर आपका इसका क्या है, निमोनिक, डीटीसी, जो डिलीवरी वो कुछ होता है ना डीटीसी वाला। सो डिसीजन ट्री एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, एंड नेक्स्ट इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, सो आई गेस हमने 10 से 15 मिनट में पूरा हमने फंडामेंटल एनालिसिस का कंप्लीट कर दिया। लेट्स रिपीट वंस। फंडामेंटल एनालिसिस में हमने क्या देखा, आपने यहाँ पे देखा फंडामेंटल में सबसे पहले एक मैक्रो लेवल, दैट इज योर इकोनॉमिक, नेक्स्ट इज योर इंडस्ट्री, नेक्स्ट इज योर कंपनी, एक एक करके। सो इसमें भी आपने फैक्टर्स टेक्निक देखे, मैक्रो में, इंडस्ट्री में भी फैक्टर्स टेक्निक्स देखे, एंड लास्टली आपने कंपनी में भी यहाँ पे देखा फैक्टर्स एंड टेक्निक्स ऑफ कंपनी एनालिसिस। ओके, फिर आता है टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन शेयर प्राइस मूवमेंट्स ऑन ऑन ग्राफ्स एंड चार्ट्स। ये ग्राफ्स और चार्ट्स पे बेस्ड है कि क्या वो डिजाइन बनता है ग्राफ और चार्ट का, ये उस हिसाब से चलता है। सो अलग अलग इसमें चार्ट्स रहेंगे, जैसे कोई होता है हेड एंड शोल्डर, शोल्डर हेड, ये वो। सो अपन सब एक एक करके देखेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू ऑल कि क्या रहता है। सो टेक्निकल एनालिसिस में और क्या होता है, इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं कि जो आपका मार्केट वैल्यू डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड, ट्रेंड मूव करता है, स्टॉक प्राइसेस एक ट्रेंड में मूव करते हैं जो रिपीट भी होते हैं। सो इसके बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स है जो क्वेश्चन आ सकता है। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था कि प्राइस आपका ट्रेंड में मूव करता है, कल बढ़ा, फिर गिरा, बढ़ा, गिरा, फिर अगले दिन वील अज्यूम में बढ़ेगा बिकॉज इट इज द ट्रेंड।
बढ़ रहा है, गिरा गिरा, बढ़ा, फिर आप बोलोगे बढ़ेगा। सो एक ट्रेंड है, फिर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वही क्योंकि ट्रेंड है तो वो रिपीट भी होएगा कि जहां वो था, और मार्केट्स डिस्काउंट एवरीथिंग। सो ये आपने टेक्निकल एनालिसिस पे देखा। अब टेक्निकल एनालिसिस पे जो इंपॉर्टेंट है इसकी थ्योरीज है जो हम देखेंगे यहाँ पे। थ्योरीज क्या बोलती है टेक्निकल एनालिसिस की? सबसे पहले मैं एक थ्योरी कवर कराऊंगी, दैट इज डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी क्या थी? सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म एक थ्योरी का था। ये दो एवरेज पे चलता है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। ये थ्योरी क्या बताता है? मार्केट आपका कहाँ है और कहाँ जा रहा है। अब ये मेनली इसमें क्या आता है एग्जाम में, डाउ जोन थ्योरी पूछेगा। अब उसमें ना तीन तरह के मूवमेंट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, डेली। प्राइमरी मूवमेंट इज लाइक बेसिकली लॉन्ग टर्म में हम जैसे बोलते हैं ना, लॉन्ग टर्म में मार्केट का जो ग्राफ रहता है वो बढ़ता ही है, भले गिरा बड़ा गिरा बड़ा गिरा बड़ा गिरा बड़ा, बट लॉन्ग टर्म में वो बढ़ेगा। सो दिस इज प्राइमरी मूवमेंट, ये लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। फिर सेकेंडरी मूवमेंट क्या होता है? इट इज नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो काफी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। एंड नेक्स्ट इज डेली फ्लक्चुएशन, जो रोज रोज चेंज होएगा। अब रोज का डेली फ्लक्चुएशन बड़ा गिरा जो भी रोज रोज का डेली फ्लक्चुएशन मिला के ही तो आपका प्राइमरी मूवमेंट बनेगा ना। नाउ आई विल टेक यू थ्रू द नोट्स। प्राइमरी मूवमेंट क्या होता है? मेन ट्रेंड है विच लास्ट फ्रॉम 36 मंथ्स टू लॉन्गर, 1 ईयर टू 36 मंथ्स और लॉन्गर, तो 1 से 3 साल और इवन मोर देन दैट, जो मैंने बताया था लॉन्ग टर्म व्यू रहता है। ये कॉमनली बेयर और बुल मार्केट बोलते हैं इसको। सेकेंडरी मूवमेंट क्या होता है? शॉर्टर ड्यूरेशन होता है प्राइमरी मूवमेंट से, जो हमने बोला, एंड ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है एंड लास्ट फॉर 2 वीक्स और अ मंथ और मोर। डेली फ्लक्चुएशन नैरो मूवमेंट होते हैं डे टू डे के। डेली मूवमेंट्स केयरफुली आपको पढ़ने चाहिए अलॉन्ग विद प्राइमरी सेकेंडरी मूवमेंट, बिकॉज दे गो टू मेकअप लॉन्गर मार्केट मूवमेंट, ये हमने अभी देखा। फिर आपका इलियट वेव थ्योरी आया, थोड़ा एडवांस वर्जन मतलब मेरे को तो ये लगता है थोड़ा बस वर्डिंग का डिफरेंस है वही। अब इलियट वेव बोल रहे हैं, एक सेकेंड मेरा पेन। ओके, सो इलियट वेव, वेव मतलब ये जो हम देखते हैं ना स्टॉक मार्केट में वेव्स होती है, उसी वेव से उसने नाम रखा इलियट वेव थ्योरी। एनालिसिस होता है 75 ईयर्स का स्टॉक प्राइस का, मूवमेंट्स एंड चार्ट्स का। ये प्राइस मूवमेंट्स को आप बोलते हो वेव्स, उसी से इसका नाम पड़ा था इलियट वेव थ्योरी। कई वो कहते हैं सर्टन रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं वेव्स के, ये वैसा रहता है। एंड मूवमेंट ऑफ मार्केट प्राइस फ्रॉम वन चेंज इन डायरेक्शन टू द नेक्स्ट चेंज इन द सेम डायरेक्शन, ये आपका होता है वेव। वेव क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मार्केट प्राइस फ्रॉम वन चेंज इन द डायरेक्शन टू द नेक्स्ट चेंज इन द सेम डायरेक्शन। These waves are resulted from buying and selling impulses। अब इसमें दो कैटेगरी होती है, एक होता है इम्पल्सिव पैटर्न, एक होता है करेक्टिव पैटर्न। इम्पल्सिव पैटर्न क्या होता है? प्राइमरी टाइप का लॉन्ग टर्म 3 to 5 waves in a given direction move in the direction of the basic movement। ये भी अगेन बोला फेज और बेयर फेज जैसे प्राइमरी में देखा। और करेक्टिव रिएक्शन मतलब गिरा तो थोड़ा सा बढ़ गया, वो करेक्ट हो गया, रिएक्शन वेव्स होती, गिरा बहुत फिर थोड़ा बढ़ा। Against the basic direction, these three waves are against the basic direction। Correction involves correcting the earlier rise in case of bull और fall in case of bear, ये हमने देखा। So basically bull डाउ थ्योरी एंड इलियट वेव थ्योरी बहुत अलग नहीं है, बस आप थोड़ा नाम से याद रखना। डाउ थ्योरी में उसके दो अलग नाम आएंगे, डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज एंड डाउ जोन ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। उसके तीन वो आएंगे मूवमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, डेली। एंड आपका इलियट वेव में क्या होगा? वेव डिफाइन कर देना, उसका नाम इसलिए ये पड़ा, वेव्स होती है, रिपीटेड पैटर्न होता है, और इसमें दो नाम है, इम्पल्सिव पैटर्न एंड करेक्टिव पैटर्न। ओके, नेक्स्ट आता है आपका रैंडम वॉक थ्योरी। सो रैंडमली बंदा कब चलता है? कभी इधर, मैं इधर गिरा, मैं उधर गिरा, चला चला वट। सो ये क्या होता है? वेन एवर अ ड्रंकर्ड पर्सन वॉक्स, उसको पता रहता है कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। उसको तो लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू गाइज आर ऑल्सो ड्रंक, आई होप कोई ड्रिंक नहीं करता हो यहाँ, बट जस्ट इन केस सी फॉर एग्जाम्पल यू आर ड्रंक, तो आपको पता भी नहीं रहता आपका नेक्स्ट मूव क्या है। इट इज नॉट प्रिडिक्टेबल, इट इज अनप्रिडिक्टेबल। सो रैंडम वॉक थ्योरी क्या होती है? कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड। मतलब अब आप पढ़ाई पे वापस आओ, आप अपना शेयर प्राइस प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये कोई ऐसा बोलते हैं इस थ्योरी में कि दे आर नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी अंडरलाइंग फैक्टर्स, बट ये स्टेटिस्टिकल अप्स एंड डाउन होते हैं जिसको आप ऐसे प्रिडिक्ट करके अंदाजा तुक्के से नहीं बता सकते हो। सो मार्केट आपके अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं होता बिटवीन प्रेजेंट प्राइस एंड फ्यूचर प्राइस, ये इस थ्योरी का कहना रहता है। सो सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी पुट अ सिंपल आर्ग्यूमेंट, की जो सपोर्टर्स है उनके ये आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, prices can never be predicted, reason is that price trends and not the result of any underlying factors। कोई underlying factors से नहीं आते वो ट्रेंड, periodical ups and downs आते पर कोई कनेक्शन नहीं है इसके बीच। तो ये बेसिक आर्ग्यूमेंट्स थे रैंडम वॉक थ्योरी के।
सो हमने क्या देखा, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हमने 3 प्रिंसिपल देखे, ट्रेंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, प्राइसेस मूव इन ट्रेंड एंड मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। अब उसमें 3 थ्योरी देखी, डाउ थ्योरी, इलियट वेव थ्योरी एंड आपने लास्टली देखी रैंडम वॉक थ्योरी। ऊपर की 2 मैंने अभी रिवाइज कराई थी। एंड व्हाट इज रैंडम वॉक? ड्रंकर्ड पर्सन से याद करना जो रैंडमली इधर उधर लुढ़कता रहता है। सो दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इट। ओके, सो नेक्स्ट आता है मेरा एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। सब ना आप धीरे धीरे नाम से रिलेट करके चलो। एफिशिएंट मार्केट मतलब क्या है, सोचो। आपका मार्केट कितना एफिशिएंट है, इसमें कहते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर मार्केट को नहीं बीट कर सकते, कि या कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, जैसा एक मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देता है, तो वो लोग भी ना इस थ्योरी का ये कहना है मार्केट को कोई नहीं बीट कर सकता, कोई मार्केट को आउट ब्रेक आउट परफॉर्म नहीं कर सकता। मार्केट में ऑलरेडी जो आप इनसाइडर ट्रेडिंग या कुछ भी आप करते हो वो इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका है। आज जोमेटो का प्राइस जो भी है 200-300, तो उसमें वो इफेक्ट जो भी चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में वो आ चुका है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में बढ़ेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। जो एक्चुअली होना चाहिए, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू पे ही उसका प्राइस है इवेंचुअली। सो मार्केट को कोई हरा नहीं सकता, इट इज दैट। अब ये क्या बोल रहा है, नो इन्वेस्टर कैन कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म या बीट द मार्केट एज एवरी स्टॉक इज अप्रोप्रिएटली प्राइस्ड। एफिशिएंट प्राइसेस सब, मतलब मार्केट अपने आप में बहुत एफिशिएंट है। Randomness of a stock price was a result of efficient market that led to following viewpoints. Information is freely and instantly available to all market participants. सबके पास information available है. Keen competition among market participants is more or less ensures market will reflect intrinsic value. जो मैंने अभी बोला again that. This means that they will fully impound all available information. Price change only responds to new information that is unrelated to previous information. Basically जो आपको एक crisp मैंने क्रक समझाया ना, it is just that they have described in the other language. अब इसके मिसकंसेप्शन क्या है? Misconception of efficient market theory. Not possible for any investor to earn consistent long term return. उनका ये कहना है कि कोई भी इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स अर्न करे। उसके बाद मार्केट थोड़ा इररेशनल है। रैंडम मूवमेंट ऑफ स्टॉक प्राइस सजेस्ट दैट स्टॉक मार्केट इज इररेशनल। ऐसा ये इस थ्योरी का मिसकंसेप्शन है कि मार्केट वो है। दे लैक कॉम्पिटेंस, जो आपके पोर्टफोलियो मैनेजर्स वगैरह रहते हैं, एंड मार्केट प्राइस टेंड्स टू फ्लक्चुएट, दे कैन नॉट रिफ्लेक्ट फेयर वैल्यू। ये इस थ्योरी के मिसकंसेप्शन है। तो इसका निमोनिक है LIC फेयर वैल्यू, L इज लॉन्ग टर्म रिटर्न, S इज I इज इररेशनल मार्केट, दे लैक कॉम्पिटेंस फ्रॉम C, एंड F से फेयर वैल्यू। अब उसके बाद आता है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं हाँ 3 मार्क्स 4 मार्क्स के, तो थोड़ा सा गो थ्रू बस कर जाना, 1-2 बार नोट्स पढ़ लोगे, इट विल बी वेरी क्लियर। अभी फिर एग्जाम टाइम में रिवाइज इट, एटलीस्ट यू वोंट बी ब्लैंक कि कुछ भी नहीं लिखा जा रहा। आई नो वेरी वेल आप लोग का कोर्स बहुत ज्यादा है, एंड ये थ्योरी के लिए टाइम भी क्या पता कईयों को मिले ना मिले, बट आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट गो थ्रू इट वंस। किसी भी अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करो, कईयों को नोट्स प्रिंट करके दे दो या PDF भेजो, जैसा भी आप लोग के लिए इजी कि एक बार पढ़ के चले जाओ। आई ऑलवेज रिकमेंड प्रिंटेड नोट्स कि आपको भी कुछ उसमें नोट डाउन करना रहता है तो इजी पड़ता है। फिर आपका आता है लेवल्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। अलग अलग लेवल होती है। वीक फॉर्म मतलब प्राइस रिफ्लेक्ट्स ऑल इन्फॉर्मेशन फाउंड इन द पास्ट प्राइसेस, उस प्राइस में सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रहती है। सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी क्या होती है, आपको अलग इनसाइडर इंफॉर्मेशन या दूसरी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। स्टॉक एफिशिएंसी जो आपका प्राइस है ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करता है, और सारी प्राइवेट मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग वाली भी। तो वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। स्ट्रॉन्ग में आपको सारी इंफॉर्मेशन और सब आपका ऑलरेडी प्राइस में रहेगा। अब इसमें क्या रहता है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एम्पेरिकल एविडेंस ऑन वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। 3 चीजें रहती है, सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, रन टेस्ट और फिल्टर रूल टेस्ट। तो सीरियल कोरिलेशन मतलब प्राइस चेंज इन वन पीरियड हैज टू बी कोरिलेटेड विद प्राइस चेंज इन अदर पीरियड। वो 10-10 के सीरीज बना लो जो रिलेटेड रहते हैं, डिफरेंट स्टॉक डिफरेंट टाइम लैग में डिफरेंट टाइप पीरियड के लिए सीरीज का आप डिटेक्ट करते हो, सीरीज का कोरिलेशन। रन टेस्ट क्या होता है, प्रैक्टिकल में मैं कवर कर दूंगी, बट इधर अगर प्राइस बढ़ रहा है तो आप प्लस प्लस का साइन देते जाते हो, तो ये प्लस की रन है। फिर एकदम गिर गया तो आपकी रन चेंज होगी। तो रन टेस्ट में आप स्टॉक प्राइस को ना वो करते हो डेजिग्नेट प्लस से अगर वो इंक्रीज होता है, माइनस से अगर वो डिक्रीज होता है। नंबर ऑफ रन को आप कंपेयर करते हो किसी प्योर रैंडम सीरीज से। और फिल्टर रूल टेस्ट मतलब मैं कुछ परसेंटेज चूज करती हूँ कि इतना परसेंट से अगर स्टॉक का प्राइस वो होएगा, इफ प्राइस ऑफ स्टॉक इंक्रीज एटलीस्ट बाय n%,
बाय एंड होल्ड इट, मतलब अगर वो इतने परसेंट बढ़ रहा है तो आई होल्ड इट, एंड डिक्रीज हो रहा है एटलीस्ट 10% तो मैं उतने में उसको सेल कर दूंगी. सो दिस इज फिल्टर रूल टेस्ट. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा एम्पेरिकल एविडेंस से ऐसे कंफ्यूज मत होना. वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंट, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी से रिलेटेड 3 पॉइंट है: सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, रन टेस्ट, फिल्टर रूल टेस्ट. अब आए आपके चैलेंजेस. ये क्वेश्चन भी आ सकता है टू एफिशिएंट मार्केट थ्योरी. चैलेंजेस थोड़े प्रॉब्लमैटिक होते हैं. इसको मैंने ना निमोनिक दिया इमली, थोड़े खट्टे, प्रॉब्लम वैसा, तो आपको याद भी रहेंगे. सो व्हाट आर द चैलेंजेस टू एफिशिएंट मार्केट थ्योरी? आपकी इंफॉर्मेशन एंड एडुकेसी है फर्स्टली. नेक्स्ट मोनोपोलिस्टिक इन्फ्लुएंस, क्योंकि जो बिग प्लेयर्स है ऑलरेडी उनका इन्फ्लुएंस है, तो ये चैलेंज है फॉर एफिशिएंट मार्केट थ्योरी. लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी. एक ह्यूमन है, सारी इंफॉर्मेशन एक साथ तो वो उसको नहीं कर पाएगा ना, रिव्यू एनालाइज. तो आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पाओगे. एंड इरेशनल बिहेवियर. इरेशनल बिहेवियर मतलब कोई भी कभी भी उठ के कितना भी पैसा किसी में डाल देता है. सी वी आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल. आप सब वो जो इंटेलिजेंट लोग हो, सीए पढ़ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, सबको आइडिया हम ऐसे इरेशनली इन्वेस्ट नहीं करेंगे. बट देर आर और भी लोग, आपके कई फ्रेंड्स होंगे जिनको आइडिया ही नहीं है कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करना है. हम गाइड करते हैं, यार इसमें पैसा डालो, उसमें पैसा डालो. सो इट इज इमली. Information inadequacy, monopolistic influence, limited information processing capacity and irrational behavior. ओके ये एक बार रीड कर लेना सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म का. दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट जस्ट गो थ्रू इट वंस. ओके, आर वी क्लियर हियर? ओके, so now let's begin with charting techniques. But what I would want कि charting technique के पहले आप लोग ये market indicators पढ़ो, ये उससे ज्यादा important है. थोड़ा इसमें understanding लगेगा, because for charting techniques ना, दैट आप लोग खुद भी गो थ्रू कर लोगे, वो समझ आ जाएगा. दैट इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट. बट ये मार्केट इंडिकेटर समझो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन. आपको वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन से भी पता चलेगा वेयर योर मार्केट इज गोइंग. से फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन मार्केट प्रोवाइड यूजफुल क्लू. कैसे? राइजिंग मार्केट विद डिक्रीजिंग वॉल्यूम से पता चलता है आपको बुल मार्केट है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, वाइल उसका वाइस वर्सा. फिर उसके बाद आपका क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, उसके बाद आपका क्या होता है, ब्रेथ इंडेक्स. व्हाट इज ब्रेथ इंडेक्स? इंडेक्स क्या होता है? जैसे निफ्टी 50 सेंसेक्स इंडेक्स है. निफ्टी 50 में क्या होता है, प्राइसेस ऑफ टॉप 50 स्टॉक जो रहता है वो निफ्टी 50 रहता है. सो इट इज एन इंडेक्स दैट कवर्स ऑल सिक्योरिटीज. तो सारी सिक्योरिटीज किसमें कवर होती है? ब्रेथ इंडेक्स से, जो इंडिकेट करता है मार्केट का पोजीशन. ऑल्सो एक होता है कॉन्फिडेंस इंडेक्स. व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंडेक्स? इट इज बेसिकली द प्रपोर्शन ऑफ हाई ग्रेड बॉन्ड यील्ड्स टू लो ग्रेड बॉन्ड यील्ड्स. इससे क्या पता चलता है इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहा है, जहां पे ज्यादा यील्ड मिल रहा है, जहां बेसिक लो यील्ड मिल रहा है. इससे क्या होता है, fall in confidence index represents that low grade bond yields are rising faster. अगर आपका डिनोमिनेटर में फॉल होएगा तो पता चलेगा कि लो ग्रेड जो आपके बॉन्ड है वो राइज कर रहे हैं फास्टर. ठीक है. उसके बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस. व्हाट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ? क्या होता है, कई स्टॉक्स ऐसा होता है जब मार्केट इंक्रीज करता है तो बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे, मार्केट फॉल हो रहा है तो वो गिर रहे हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे, तो उनका स्ट्रेंथ अच्छा है. So some securities price rise relatively faster in a bull market or decline more slowly in a bear market. तो ये बताता है हिस्टोरिकली हाई रिटर्न एवरेज रहता है इनका, हाई एवरेज रिटर्न रहता है. फिर लास्टली आपका क्या रहता है, ऑड थ्योरी लॉट. ये बस एक थ्योरी का पॉइंट है, एवरेज पर्सन यूजुअली गलत होता है, ये कोई थ्योरी पे बेस्ड रहता है. सो मार्केट इंडिकेटर्स का क्या निमोनिक है, वीरो. वी इज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, आई से इंडेक्स, ब्रेथ इंडेक्स, कॉन्फिडेंस इंडेक्स, आर से रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस एंड ओ से ऑड लॉट theory. Repeat after me. Market indicators are VRO. Volume of transaction, I say index, breadth index and आपका confidence index. Next is relative strength analysis and O से odd lot theory. So market indicators थोड़ा I guess आप लोग को समझ आया होगा. Now next हम move करते हैं. What is charting techniques? Charting technique में first of all it is आपका लाइन चार्ट होता है, जो अलग अलग डॉट्स बने रहते हैं जिससे आपको लाइंस कनेक्ट करनी रहती है अलग अलग डॉट से, दैट इज लाइन चार्ट. बार चार्ट, जैसे हमने बार ऐसा पढ़ा था ना, ये होता है बार चार्ट, बट यहाँ पे क्या है, ये एक लाइन है, इससे आपको हाईएस्ट प्राइस और इससे लोएस्ट प्राइस पता चलता है. सो यहाँ पे बार चार्ट है. फिर एक इंपॉर्टेंट विच आई वॉन्ट टू डू इज जैपनीज कैंडल स्टिक चार्ट. ये क्या होता है, इसमें ना ऐसे हवा में बार्स बने रहते हैं, ठीक है, जो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस भी बताता है. जो ब्लैक कैंडल स्टिक रहता है वो बताता है क्लोजिंग प्राइस जो आपका था वो लोअर था देन द ओपनिंग प्राइस. ओके,
एंड व्हाइट कैंडलस्टिक क्या बताता है, क्लोजिंग प्राइस आपका जो था वो हायर था देन द ओपनिंग प्राइस, वो व्हाइट होता है, और जो ब्लैक होता है उसमें क्लोजिंग प्राइस लोअर होता है देन द ओपनिंग। और एक होता है डोजी कैंडलस्टिक, डॉगी नहीं डोजी कैंडलस्टिक। व्हाट इज डोजी कैंडलस्टिक? डोजी कैंडलस्टिक में जहां कोई चेंज नहीं होता है ओपनिंग क्लोजिंग में, दैट इज डोजी कैंडलस्टिक। सो दिस इज जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट। 3 कैंडलस्टिक होती है, ब्लैक कैंडलस्टिक, व्हाइट कैंडलस्टिक एंड डोजी कैंडलस्टिक। सो एक होता है और पॉइंट एंड फिगर चार्ट। ये आपकी 4 टेक्निक्स है चार्टिंग की, लाइन चार्ट, बार चार्ट, जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट एंड पॉइंट एंड फिगर चार्ट। नेक्स्ट आपका आता है इंटरप्रेटिंग प्राइस पैटर्न। अब अलग अलग पैटर्न में प्राइसेस दिए, एक चैनल रहता है, ये अप एंड डाउन करके चैनल बन रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है मतलब प्राइस बढ़ रहा है, फॉल हो रहा है तो मतलब स्लोप गिर रहा है तो मतलब प्राइस गिर रहा है। अब ये वेज होता है कि पहले ये इस मतलब ये बढ़ने के डायरेक्शन में जा रहा था, अब इसने डायरेक्शन अपना चेंज कर लिया है, सो ये वेज फॉर्म कर रहा है। सो दिस इज अ वेज पैटर्न। हेड एंड शोल्डर में क्या है, ये आपको एक हेड टाइप लगेगा और ये 2 शोल्डर टाइप लगेंगे। सो दिस इज हेड एंड शोल्डर, ये ऐसे मूवमेंट होता है प्राइस का। फिर हेड एंड शोल्डर टॉप पैटर्न, ये थोड़ा ऊपर और ये थोड़ा ऊपर जा रहा है मतलब वैसा। एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये उल्टा बन जाएगा, ट्राइंगल या कॉइल फॉर्म कर रहा है। फिर अलग अलग इसके फ्लैग एंड पेरेंट्स में फेस आफ्टर विच प्रीवियस प्राइस ट्रेंड रिपीट होता है। अगर यहाँ ये ऐसा था तो यहाँ भी ऐसा रहेगा। और डबल टॉप नाम से समझ आ रहा है, टॉप देन और टॉप और डबल बॉटम गिरा फिर और गिरा, दैट इज इट। और एक होता है गैप। तो ये बेसिक थोड़ा सा था, मैंने दे दिया पिक्चर्स कि आप लोग को समझ आए, एकदम ब्लैंक ना रहो अगर एग्जाम पे आता है। and this is between difference between fundamental and technical, go through this once। method क्या है, ये मैक्रो फैक्टर्स और माइक्रो फैक्टर्स देखता है जो हमने देखा था। टेक्निकल फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्ट करता है मार्केट डेटा पे, उसका चार्ट्स और ग्राफ्स वगैरह लेके, ये शॉर्ट टर्म का होता है और ये लॉन्ग टर्म का फंडामेंटल एनालिसिस। ओके अब इसका मैं चाह रही हूँ अपन प्रैक्टिकल पोर्शन भी कर ले। सिर्फ 2 तरीके के क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम पे आ रहे हैं, एक आपका होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक रन टेस्ट। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में बस फॉर्मूला क्या है, आपको क्लोजिंग प्राइस दिया रहेगा, प्रीवियस डे का ईएमए भी दिया रहेगा, एक्सपोनेंट भी दिया रहेगा, आपको इस फॉर्मूला में पुट करके अपने आंसर्स निकालने हैं। मैं एक आप लोग के लिए करके बताती हूँ। क्लोजिंग वैल्यू दिए 6 से 17 तक जनवरी का, डेज डेट डे सेंसेक्स। अब जहां ट्रेडिंग नहीं हो रही वो डेज ही आप काट दो, आपको उनका लेना देना ही नहीं। जिस दिन ट्रेडिंग नहीं उसके प्राइस मूवमेंट से क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। सो ये सब आप ये तो कैंसिल ही कर दोगे। फिर आपका जो बचा हुआ है इसका यहाँ आपने वो टेबल बना लिया, आपके जो बचे 1 2 डेट है 6 7, चलो यहीं पे कर लेते हैं अपन ये 2 दिन का। आई विल ट्राई इनकॉर्पोरेट करने का यहाँ पे, आई गेस इट इज विजिबल। ओके सो सबसे पहले आपका क्या आता है, डेट आ गई, फिर आपका सेंसेक्स आ गया, ये आपका कॉलम 1। फिर कॉलम 2 में आपने यहाँ पे क्या ले लिया है, प्रीवियस डे ईएमए। क्वेश्चन में गिवन है सेंसेक्स प्रीवियस डे का 15,000, तो यहाँ पे आ गया मेरा 15,000। आई गेस रीडेबल तो है एटलीस्ट। फिर आप यहाँ पे 1 - 2 करोगे, क्यों, क्योंकि आपका फॉर्मूला बोलता है क्लोजिंग प्राइस माइनस प्रीवियस डे ईएमए। सो 14,522 माइनस 15,000, दैट इज 478 नेगेटिव। ओके ये आप लोग को क्लियर हो रहा है। उसके बाद आपका फोर्थ क्या आएगा, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, ये कॉलम थर्ड हो गया। फिर आपका कॉलम फोर्थ क्या आएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा और इधर ले जाती हूँ। फोर्थ कॉलम आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यहाँ पे दिया हुआ है 0.062, तो आप दिस कॉलम 3 इंटू योर एक्सपोनेंट करोगे 0.062। सो इंटू 0.062 इट इज 29.636 माइनस 29.636, ये आ गया। एंड लास्टली आप अपना जो प्रीवियस डे का ईएमए था वो आप इस पे ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो आपका प्रीवियस डे का ईएमए कितना था, 15,000, माइनस कर दोगे क्योंकि माइनस का साइन है। सो आपका आंसर आ गया 14,970.36। ओके ये यहाँ पे ये आया। अब ये आपका प्रीवियस डे का ईएमए बन जाएगा फॉर दिस डे, सो यू विल शिफ्ट इट ओवर हियर। सो इट इज जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू कैलकुलेट स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें गलतियां क्या होती है, थोड़ा भी क्वेश्चन में अलग अलग कुछ टर्म्स यूज जाता है ना तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बेसिक अपना फॉर्मूला दिमाग में रखना, मैं अपने चार्ट में भी मेंशन करके दे रही हूँ, वो रिवाइज अच्छे से करना। फॉर्मूला पहले लिखना, अकॉर्डिंगली ये टेबल बनाना, 1-2 बार बना के देखोगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है अब
क्वेश्चन 2 का कैच क्या है, यहाँ पे आपको ना एक्सपोनेंट की वैल्यू नहीं दी हुई, तो जब एक्सपोनेंट की वैल्यू नहीं दी होती तो उसका फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 2 अपॉन n प्लस 1। n इज द नंबर ऑफ डेज जिसके लिए आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे क्या है 15 डेज का है, तो 2 अपॉन 15 प्लस 1 दैट इज 6। एक सेकेंड, प्लस इसमें ये होगा, एक सेकेंड, ओके, सो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय, एक मिनट यहाँ पे क्या करा रहा है ये, 2 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज 1.25। ओके, ये आपका डायरेक्टली आ गया। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, ये नॉर्मली देन आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है, यहाँ पे मार्केट का ये बढ़ते जा रहा है तो ये आपका बुलिश मार्केट हो जाएगा। बस इतना करके आपको आंसर कंक्लूड करना, और इसमें कोई कैच है ही नहीं। आर वी क्लियर? फिर नेक्स्ट आपका आता है रन टेस्ट। रन टेस्ट क्या होता है, आई विल टेल यू, वेट। रन टेस्ट में बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास ये दो फॉर्मूलेज है, ओके, इसको आपको बिल्कुल ऐसे नींद में भी कोई उठा के पूछे ना रन टेस्ट में क्या फॉर्मूलेज ये है, ये आपका एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पे निकालेगा, नंबर ऑफ रन्स, एवरेज नंबर ऑफ रन्स, फिर आपका यहाँ पे म्यू निकलेगा, दिस साइन इज फॉर म्यू। सो आपने ये म्यू कैलकुलेट करके ये फॉर्मूले में पुट करना है, वो मैं बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप, पहले ये अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तो फिर याद हो जाएगा। अब आपको क्लोजिंग वैल्यू दी है स्टॉक मार्केट इंडेक्स की, आपको बोल रहा है वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस करके रन टेस्ट से आपको निकालना है, और आपको ये देखना है ये वैल्यू इसके बीच में आ रही है कि नहीं। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगी नंबर ऑफ रन्स। व्हाट इज रन्स? नंबर ऑफ रन्स होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, मैं इनको साइन देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट में मेरा कोई साइन नहीं आता, ये ब्लैंक है, उसके बाद मैं यहाँ साइन एलोकेट करूंगी। यहाँ इंडेक्स वैल्यू 2800 से 2780 हुई, 2800 से 2780 कम हुई तो इधर आ जाएगा माइनस का साइन। नेक्स्ट 2780 से 2795 बढ़ गई तो प्लस का। एक और एग्जांपल 2795 से फिर यहाँ पे 2830 अगेन ये बढ़ गई। फर्स्ट ब्लैंक छोड़ना, उसके बाद आपने साइंस लगाते जाने, तो यहाँ पे साइंस लग गए। फिर आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ रन्स, जो मैंने बोला था नंबर ऑफ रन्स मतलब कितनी बार साइन चेंज हो रहा है, तो इसको कैसे करोगे, ये आपका साइन यहाँ पे चेंज हुआ, सबसे पहले ये 1, ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट साइन यहाँ 1 से माइनस से प्लस हुआ, ये हो गया 2, प्लस से -3, माइनस से +4, फिर ये सेम चल रहा है, कुछ नहीं होगा, फिर प्लस से -5, माइनस से +6, फिर प्लस से यहाँ माइनस है 7, एंड लास्टली ये हो रहा है माइनस से +8, तो मेरे नंबर ऑफ रन्स आ गए 8। अब मैं कैलकुलेट करूंगी, फॉर्मूले में था N1 और N2। N1 क्या है, जितने आपके प्लस साइन है, N2 क्या है, जितने आपके माइनस साइन है, काउंट निकाल लेना। सो आपने यहाँ पे क्या निकाला, नंबर ऑफ रन्स निकाले 8, हाँ नंबर ऑफ रन्स 8, N1 N2 आया 11 और 8, ये आप काउंट कर लेना, माइनस साइन में काउंट करके बताती हूँ कितने हैं। माइनस साइन क्या है, 1 2 3 4 5 6, मैंने कुछ गलत काउंट करा, एक सेकेंड, क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, माइनस साइन आ गया, प्लस साइन आप काउंट कर लेना। अब इसको मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगी, सबसे पहले 2 इंटू N1 N2, 2 इंटू N1 N2 प्लस 1 अपॉन दिस अपॉन N1 प्लस N2। सो N1 कितना है, 2 इंटू 11 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 19, क्योंकि 11 प्लस 8 प्लस 1 दैट इज 10.26, मेरा डायरेक्टली आंसर आ रहा है। आप लोग भी कैलकुलेटर्स यूज करो। अब ये म्यू को मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगी, होल अंडर रूट म्यू -1 म्यू -2 अपॉन N1 प्लस N2 -1, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया 2.06। अब आपको इसका रेंज निकालना है, रेंज के लिए भी म्यू -t इंटू नंबर ऑफ रन, ये जो आपने निकाला है यहाँ पे स्टेप 1 में स्टैंडर्ड डिविएशन, और म्यू प्लस t इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये आपने जो निकाला है, आपको देखना आपके नंबर ऑफ रन्स इसके बीच में है कि नहीं, ये दो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। तो आपका 5 और 14 आया, और यहाँ पे 6 और 13, तो आपका जो नंबर ऑफ रन था 8 दैट इज बिटवीन दिस, एज सीन आर लाइज बिटवीन दीज लिमिट्स, हेंस मार्केट एग्जिबिट वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। इस क्वेश्चन में और कोई कैच नहीं था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला, और यहाँ पे ना मैंने नोट्स में स्टेप्स दिए हुए हैं, आई विल शो इट टू यू। ये जो स्टेप्स है ना, यू हैव टू रटिफाई इट प्रिटी वेल, ताकि कोई नींद में भी उठा के पूछे तो आपसे करते बने। कोई क्वेरी इसमें,
कुछ भी क्वेरी यू कैन पिंग मी एनी टाइम, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और यू कैन जस्ट टेक्स्ट, ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, आस्क कयूर फॉर माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ही विल प्रोवाइड यू। एंड नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, मैं चाह रही हूँ एक चार्ट रिविजन कर ले ताकि क्विक गो थ्रू हो जाए हमने अभी तक जो जो भी पढ़ा था। ओके ओके, सो बिफोर डूइंग द चार्ट व्हाट आई वांट इज, एक एमसीक्यू का क्वेश्चन था, थ्योरी क्वेश्चन, वो एक बार गो थ्रू कर लूं, ऐसे आप लोग का हो भी जाएगा। क्वेश्चन बैंक में है मेरे, आरटीपी नवंबर 24 का था। आई विल टेल यू। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ ओके नहीं, ये था आरटीपी मई 24 का, ये एमसीक्यू है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अलग अलग टेस्ट दिए और आपसे पूछेगा एक कॉन्सेप्ट, पास्ट 5 years यू कलेक्टेड डेली प्राइस चेंज ऑफ स्टॉक, यू कैलकुलेटेड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, डिफरेंट लैग पीरियड, एनालाइज्ड पास्ट प्राइस चेंजेस। सो दिस इज वेरी क्लियरली, एक बार गो थ्रू कर लेना आपका सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, you further investigated randomness of price, analyzing the sequence of daily price change, count number of runs, तो ये run test। फिर test 3 क्या हुआ, you examine efficacy of trading strategy based on historical price trend, you implemented a simple trading rule of stock index, the rule involves buying the price crosses moving average 5% and selling it when crosses another 7%, तो n% 10% वाला था, that is filter test। ये आपका हो गया फिल्टर रूल टेस्ट, सीरियल कोरिलेशन, रन एंड फिल्टर रूल। अब फिल्टर रूल टेस्ट शुड नॉट बी अप्लाइड फॉर बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी इफ बिहेवियर ऑफ स्टॉक मार्केट चेंज, प्राइस चेंज इज रैंडम, वो प्रिडिक्टेबल होता है, ये रैंडम के केस में आप नहीं अप्लाई करोगे। और क्या बोल रहा है फोर्थ में, रिजल्ट ऑफ योर स्टडीज, ये रैंडम वॉक थ्योरी मैंने मार्क करके रखा, बट ये देखो यहाँ हाईलाइट भी क्यों, क्योंकि ट्रेंड्स डू नॉट रिलायबली प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस, तो वो रैंडम था, ड्रंक मैन जो हमने देखा। सो ये बहुत छोटा सा एमसीक्यू है। अब फाइनली लेट्स डू द चार्ट रिविजन वंस। हमने क्या देखा, सिक्योरिटी एनालिसिस, बी विथ मी ओवर हियर। सिक्योरिटी एनालिसिस में क्या था, फर्स्टली फंडामेंटल एनालिसिस, नेक्स्टली टेक्निकल एनालिसिस। ओके, सो आपका एक सेकेंड, ओके, सो आपका फंडामेंटल एनालिसिस 3 पार्ट्स में, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस के फैक्टर्स टेक्निक्स देखे हमने, फैक्टर्स क्या थे, एमआई ग्रोथ, मॉनसून, इन्फ्लेशन, ग्रोथ से था ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, फिर आपका टेक्निक्स था बैरोमीटर अप्रोच, जिसमें था लीडिंग, लैगिंग, रफली कोइंसिडेंटल, एंटिसिपेटरी एंड इकोनॉमिक मॉडल, जो वो इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला वाला पूरा था। एंटिसिपेटरी में आप सर्वे वगैरह करते हो, इंस्टाग्राम पोल वगैरह हमने देखा, ये इंस्टाग्राम का एग्जांपल लिख के मत आना। इंडस्ट्री एनालिसिस के भी हमने फैक्टर्स देखे, टेक्निक्स, फैक्टर्स क्या था, एक्सेप्ट हमने देखा था, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, कंपटीशन इन इंडस्ट्री, कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ई से आपका क्या था, बैरियर्स टू एंट्री, पी से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, टी से टेक्नोलॉजी। टेक्निक क्या थी, 2, रिग्रेशन एंड इनपुट आउटपुट एनालिसिस। फिर कंपनी एनालिसिस के फैक्टर्स आप लोग याद कर लेना, नेटवर्थ, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड, साइज, रैंकिंग, ग्रोथ, फाइनेंशियल एनालिसिस, ये आप चेक कर लेना। टेक्निक्स था डीटीसी, डिसीजन ट्री एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, नाउ टेक्निकल एनालिसिस, वो चार्ट्स और ग्राफ्स पे बेस्ड रहता है, हमने देखा 2 बेसिक क्वेश्चन आंसर करता है। चार्टिंग टेक्निक्स क्या होती है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। जापानीज कैंडलस्टिक मतलब ब्लैक व्हाइट एंड डोजी, ब्लैक व्हाइट एंड डोजी कैंडलस्टिक। ओके, प्रिंसिपल्स है, मार्केट डिस्काउंट करता है एवरीथिंग, प्राइस मूव एंड ट्रेड, और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। मार्केट इंडिकेटर्स हमने क्या देखे थे, ब्रेथ इंडेक्स हमने याद कर था ना, वीरो से, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, ब्रेथ इंडेक्स, कॉन्फिडेंस इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड ऑड लॉट थ्योरी। फिर इंटरप्रेटिंग प्राइस पैटर्न, कैसे चैनल, वेज, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये गो थ्रू कर लेना। फिर आता है टेक्निकल एनालिसिस में इंपॉर्टेंट पोर्शन, थ्योरी। एक होता है डाउ की, जिसमें रहता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड डेली मूवमेंट। फिर होता है इलियट वेव, वो वेव से डिफाइन करना कि वेव रिप्रेजेंट करता है एवरीथिंग, इसलिए उसका नाम इलियट वेव थ्योरी पड़ा। वेयर वेव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, इंपल्सिव पैटर्न एंड करेक्टिव पैटर्न। फिर है रैंडम वॉक, ड्रंकर्ड मैन, उसको नहीं पता रहता क्या वो है, प्रिडिक्टेबल नहीं होता, इट इज अनप्रिडिक्टेबल, कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड। आपका स्टैटिस्टिकल अप डाउन से आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, जो भी प्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल से रिलेटेड, रैंडम वॉक थ्योरी। फिर आता है आपका लास्टली एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। व्हाट इज एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, इसमें लेवल्स देखे थे, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। मिसकंसेप्शंस देखे थे, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, आई से इरैशनल, कॉम्पिटेंस एंड एफ से फेयर वैल्यू, एलआईसी फेयर वैल्यू। फिर 3 टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, सीरियल कोरिलेशन टेस्ट हमने अभी देखा एक एग्जांपल, देन आपका रन टेस्ट, देन फिल्टर रूल टेस्ट, जो मैंने बताया था n% वाला। एमसीक्यू में देख लेना आया है, अभी देखो अपन ने आरटीपी में एग्जाम पे आएगा, तो एटलीस्ट 5-10 मार्क्स आपके मतलब एमसीक्यू वाले हाथ पे होंगे केस स्टडी के। फिर आपका होता है सेमी स्ट्रॉन्ग, आपको खुद देखना था। फिर चैलेंजेस मैंने बताया था, चैलेंजेस इमली जैसे खट्टे,
Information inadequacy, M से monopolistic influence, L से limited information processing capacity, I से irrational behavior. अब ये इनका practical portion है formula का, go through it. कोई भी किसी को doubt हो, please add in the comment section, and all the very best. God bless you all.